अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के खनूज जिला में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के बाद जिला अस्पताल में एक खुसूसी डेंगू वार्ड कायम किया गया है। मौसम की तब्दीली के साथ ही बीमारियों की बढ़ती शरह ने अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा किया है, जिसके पेश नजर सेहत के हुकाम ने फौरी इक़दामात उठा लिए हैं। अस्पताल के हुकाम ने बताया है कि जिला अस्पताल में एक अलग 6 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया है, जिसमें मच्छरदानों के साथ इसका इस्तेमाल खास तौर पर किया गया है ताकि मरीजों को डेंगू वायरस से बचाया जा सके। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शक्ति बसु ने इस बात की तस्दीक की है कि एलाइजा टेस्टिंग शुरू होने के बाद 18 से 20 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि फ्लू के मौसम का आगाज होते ही अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा है। पहले ओपीडी में 550 तक 500 मरीज आते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 700 तक 800 तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर ने बताया है कि मौसम की तब्दीली की वजह से बीमारियों के फैलाव में इजाफा है और बुखार के मरीजों के साथ साथ सांस की तकलीफ में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई है। अस्पताल में मरोजा अलामात के मुताबिक मरीजों को बुखार, चक्कर आना, पेट में दर्द और बुखार की शिकायत हुई है। ऐसे मरीज रोजाना ओपीडी में आ रहे हैं और उनकी तमाम जरूरी तिब्बी जांच की गई है। डॉक्टर ने बताया है कि मरीजों की हालत में जल्दी बेहतरी देखी जा सकती है जब प्लेटलेट्स की तादाद कम होने के बाद इलाज किया जाता है। अस्पताल के अमले ने कहा है कि तमाम मरीजों की निगरानी की जा रही है और सेहत के हवाले से तमाम जरूरी तदाबीर अपनाई जा रही ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। मणिपुर में कोकी अस्करियत पसंदों ने एक मरतबा फिर खवातीन किसानों पर हमला करके रियासत में फिरका वाराना कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। हालिया वाक़या इम्फाल के मशरक़ी इलाके सुनासाबी ओलंपिक में पेश आया, जहां अस्करियत पसंदों ने खातून किसानों पर बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी फौज की महार रेजिमेंट का एक सिपाही जख्मी हो गया है। मुकामी पुलिस और महार रेजिमेंट की मुश्तरका टीम ने हमले का जवाब देते हुए अस्करियत पसंदों का मुकाबला किया, जिस दौरान एक एहलकार बाएं हाथ में जख्मी हो गया था। यह हमला मेतई और कोकी बिरादरी के दरमियान 17 माह से जारी फिरका वाराना तशद्दुद का तसलसल है, जिसमें अब तक 230 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। हाल ही में विष्णुपुर जिला के सितुन इलाके में मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने किसानों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक खातून हलाक हो गई है। इस किस्म के वाकयात से दोनों बिरादरी के दरमियान जमीन और वसाइल के हुसूल के तनाज़ात मजीद संगीन हो गए हैं। मेतई बिरादरी कोकी बिरादरी पर गैर कानूनी इमिग्रेशन और दहशत गर्दी की हिमायत का इल्जाम लगाती है, जबकि कोकी बिरादरी मेतई बिरादरी पर जमीनों और वसाइल पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम लगाती है। तम कंपनी गांव में एक और अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ, जहां धान की कटाई के दौरान मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने 100 मीटर के फासले से फायरिंग करके सापम सूफिया नामी खातून को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मौके पर ही हलाक हो गई। गांव के रजाकारों ने बाद में लाश को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया ताकि मजीद हमले से बचा जा सके। इधर जेरेबाम में भी एक और अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है, जहां एक खातून को मुबैना तौर पर जदोकोब करके जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने दोनों वाकयात की तहकीकात का आगाज कर दिया है और मुमकिना खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ने का भी इम्कान है। जमीन, वसाइल और खुद मुख्तारी के मुतालिबात के सबब झड़पें होती आई है। 1990 की दहाई से रियासत में कई अस्करी तंजीमें कायम हुई, जिनका मकसद अपनी शिनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ और रियासत अलाहिदगी का हुसूल है। उन हालात ने रियासत में कशीदगी बढ़ाती है और मुकामी इंतजामिया को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात करने पर मजबूर है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार की रफ्तार इस हफ्ते खासी सुस्त रही और पूरे हफ्ते स्टॉक मार्केट में गिरावट का रुझान जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह आलमी सतह पर कई अहम इवेंट्स का होना था, जिनमें अमेरिकी सदारती इंतखाबात में शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद शेयर्स मार्केट में कुछ बेहतरी आई, मगर ये तेजी सिर्फ 2 दिन तक बरकरार रह सकी। जुमेरात और जुमा को घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसके नतीजे में सेंसेक्स और निफ्टी निचली सतह पर बंद हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते BSE सेंसेक्स में 237.8 पॉइंट्स या फिर 0.29% की कमी आई है, जो इससे पिछले हफ्ते की कारोबार के मुकाबले में कम सतह पर रही। मुल्क की सरफहरिस्त 10 कंपनियों में से 6 मार्केट कैप की गुज़िश्ता 1,55,721.12 करोड़ रुपए की कमी आई थी। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है, जबकि भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इसकी मालियत में कमी आई है। इसके बरक्स टाटा
कंसल्टेंसी और सर्विस TCS, HDFC बैंक और इन्फोस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फायदा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालियत 74,563.37 करोड़ रुपए से घटकर 17,37,556.68 करोड़ रुपए रह गई है। भारतीय एयरटेल की मालियत 26,274.75 करोड़ रुपए से घटकर 8,940,250 करोड़ रुपए रह गई। इसी तरह ICICI बैंक की मालियत 22,045 से घटकर इसके रुपए 8,88,432.06 करोड़ रुपए है और ITC की मालियत भी कुछ इसी तरह से है। LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप में बिल तरतीब 9.25 करोड़ रुपए और 7.49 करोड़ रुपए की कमी आई है। दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS की मालियत 57,774.68 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,99,697.28 करोड़ रुपए रह गई। इन्फोसिस की मालियत 28,838.95 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,60,221.13 करोड़ रुपए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मालियत भी बढ़ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैप के लिहाज से अब भी मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का नंबर जरूर आता है। मगरबी यूपी की मीरानपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने संबल राणा को टिकट दिया और इकरा हसन ने तशहीरी मुहिम के दौरान नगला बुजुर्ग गांव में जलसाम से खिताब किया। उन्होंने लोगों से संबल राणा को वोट देने की अपील की और मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्य पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के एक और नारे वहां बेटा घबराया हुआ है, जिनकी पार्टी में बृजभूषण जैसे लोग होते हैं, जिनके खिलाफ हमारी बहनों ने इतना बड़ा एहतजाज किया, इसके बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ के इस इल्जाम का भी जवाब दिया जो उन्होंने मेहरानपुर से उम्मीदवार संबल राणा के ससुर पर लगाया था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तशहीरी मुहिम के दौरान संबल राणा के ससुर और साबिक रुकन पार्लियामेंट खादर राणा को फसाद का मुलजिम करार दिया था। इस बयान पर इकरा हसन ने कहा है कि ये सब कोर्ट के मामले होते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हुकूमत उनकी है, वो मुकदमा करेंगे या फिर अदालत में जाएंगे। बेकार की बातों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसका कुछ फायदा है। इकरा हसन चौधरी ने जयंत चौधरी के इस बयान पर भी तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि PDA के फुल फॉर्म में गैर मिजाजी है, पार्लिमानी इंतखाबात में अपना वजूद दिखा चुका है और इसके नतायज सभी के सामने हैं। ये हमारा नारा है और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी हम इसी नारे के जरिए जीत हासिल करेंगे। नई दिल्ली में वाक़ कैनेडियन हाई कमीशन के सामने हिंदू और सिख तंजीमों के कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज के बाद दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में वाक़ कैनेडियन मिशन के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं और बैरियर्स से भी लगा दिए गए। मुजाहिरीन जिनका ताल्लुक हिंदू सिख ग्लोबल फॉर्म से था, उन्होंने पुलिस के बैरियर्स तोड़ने की भी कोशिश की। इस दौरान मुजाहिरीन ने अपने सिख, हिंदू और हिंदुस्तान अपने जैसे मंदिरों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा इसके नारे लगाए थे। यह एहतजाज कनाडा के ब्राम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले के बाद किया गया है, जिसमें खालिस्तान के हामी ग्रुप ने मंदिर के बाहर तोड़फोड़ और एहतजाज किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हमले की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत की है। ब्राम्पटन में मंदिर पर हमले के बाद वहां के हिंदू और सिख बिरादरी में गुस्सा पाया जाता है। कैनेडियन हुकाम ने ब्राम्पटन में मंदिर पर हमले के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम इंद्रजीत सिख गोयल था और गौसल को भी इसमें मुकर्रर किया गया है। SFJ तंजीम पर हिंदुस्तान में पाबंदी आयद है और गौसल पर हथियार से हमला करने का इल्जाम आयद किया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है और यात्रा का तीसरा दिन था। यात्रा की तीसरे दिन की मुहिम का आगाज मिलन सिनेमा मोती नगर से हुआ और ये मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए वजीरपुर गांव में इख्तिताम पजीर हुआ। यात्रा के दौरान दिल्ली के 4 असेंबली हलकों में 25 किलोमीटर का सफर तय किया गया। यात्रा में कांग्रेस के हजारों कारकुनान और दिल्ली के अवाम की बड़ी तादाद शामिल हुई, जिन्होंने पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। देवेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अवाम के लिए एक महफूज, बेहतर
اور خوشحال مستقبل بنانے کے لیے کام کرے گی اور ہر دہلی والے کو ان کا حق دلائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے تحت دہلی کی عوام کو انصاف، روزگار اور بہتر زندگی کی ضمانت دی جائے گی۔ دہلی کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک دہلی کی عوام کانگریس کے ساتھ ہے، کوئی بھی طاقت دہلی کو بہتر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کانگریس کے رہنما دیویندر یادو نے اس یاترا کے دوران عوام سے بات کی اور بتایا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں دہلی کی حکومت کی ناکامیوں کے بارے میں لوگوں کی شکایات سن رہے ہیں۔ لوگوں نے مہنگائی، بے روزگاری، حکومت کے غیر مؤثر اقدامات کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کی حکومتوں نے عوامی بنیادی سہولتوں کو تباہ کر دیا اور اب کانگریس پارٹی عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے بمبئی میں کانفرنس منعقدہ آئین بچاؤ جمہوریت بچاؤ میں بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کے نعرے پر طنز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک کو خطرہ ہے تو وہ ہے بی جے پی، RSS ہے، کیونکہ یہ لوگ صبح سے شام تک تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کانگریس ہمیشہ سے ملک کو ایک رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ملک کو متحد رکھنے کے لیے اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی نے اپنی جان تک دے دی۔ بی جے پی، RSS نے اپنے نظریے اور منوسمرتی کے ذریعے سماج میں تقسیم کا بیج بو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اب اپنی حکومت کے لیے نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کے سہارے ہیں۔ مودی 400 سے زیادہ سیٹوں کی بات کر کے لوگوں کو ڈراتے تھے، مگر اب خود ان کی حکومت اکثریت میں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرانے وقتوں میں حکومت کے سربراہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملتے تھے، مگر آج مودی نہ اپوزیشن سے اور نہ ہی صحافیوں سے ملتے ہیں۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا جب اٹل بہاری واجپئی نے بنگلہ دیش کے قیام پر اندرا گاندھی کی تعریف کی تھی اور نہرو جی اور واجپئی بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، مگر اب حکومت کی جانب سے ایسی مثبت باتیں نظر نہیں آتی ہے۔ مہا وکاس کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کھڑگے نے مزید کہا ہے کہ مودی جہاں حکومت نہیں بنا سکتے، وہاں سیاسی رہنماؤں کے خلاف ED، CBI جیسی ایجنسی لگا دیتے ہیں اور انہیں مختلف الزامات میں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی آخر کب تک لوگوں کو ان ایجنسیوں کے ذریعے ڈراتے رہیں گے اور کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے؟ جب تک ہم متحد ہیں، آئین کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ بی جے پی مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے۔ یہ لوگ خواتین کے احترام کی بات تو کرتے ہیں، مگر آج تک کوئی خاتون RSS کی سربراہ نہیں بن سکی ہے۔ ان لوگوں نے ابتدا میں خواتین کو ووٹ کا حق دینے کی بھی مخالفت کی تھی، مگر کانگریس نے آئین کے ذریعے برابری کا حق دلوایا۔ کھڑگے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں صحیح فیصلہ کرے تاکہ ملک اور آئین کو مضبوطی ملے۔ ایمپاکس کے 3 نئے کیس کینیا کے محکمہ صحت نے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد شہریوں کو احتیاط سے رہنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرین کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت صحت کی کابینہ سیکریٹری ڈیبورا بارسا نے کہا ہے کہ حکومت اس بیماری کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھا چکی ہے۔ شہریوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ایسے شہروں میں سفر کرنے سے پرہیز کریں جہاں پہ ایمپاکس کے کیسز ہو۔ ڈیبورا بارسا نے مزید کہا ہے کہ ہم 3 تازہ کیسز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ 13 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، لیکن اب ایک مریض کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب تک 83 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جو متاثرہ مریضوں کے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کے بچاؤ کے اقدامات پر عمل کریں اور متاثرہ افراد یا ان کے استعمال شدہ اشیاء سے دور رہنا، صفائی کا خاص خیال رکھنا اور ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائزر سے دھونا۔ کینیا میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 26 مختلف مقامات پر 1.7 ملین مسافروں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ دسمبر میں ویکسین کی ترسیل کی توقع ہے اور عالمی ادارہ صحت نے کینیا کے لیے 50,000 ویکسین فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے کیسز میں اضافہ ایمپاکس افریقہ میں دیکھنے کو مل رہا، حالانکہ کئی افریقی ممالک جیسے برونڈی، لائبیریا، یوگانڈا اور جنوبی افریقہ میں پچھلے 6 ہفتوں میں نئے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ممبئی میں بی جے پی کی جانب سے انتخابی منشور کا اجرا کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے رہنما امت شاہ نے کہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار مہاراشٹر میں مہایوتی اتحاد دوبارہ اقتدار میں آئے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ مہایوتی اتحاد میں شامل حلف پارٹیاں کرے گی۔ حالانکہ مہاراشٹر میں ابھی مہایوتی کی حکومت ہے اور ایک ناتھ شندے وزیر اعلیٰ ہے۔ مہایوتی اتحاد میں بنیادی طور پر 3 پارٹیاں شامل ہیں: بی جے پی، ایک ناتھ شندے کی شیو سینا اور اجیت پوار کی NCP۔ تینوں حلیف پارٹیوں نے اپنے اپنے انتخابی منشور جاری کر دیے ہیں۔ امت شاہ نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ انتخاب کے بعد تینوں پارٹیوں کے وزیروں کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو انتخابی وعدوں کو ترجیح دے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چہرے کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، فی الحال ایک ناتھ شندے ریاست کے وزیر اعلیٰ ہے، لیکن انتخابات کے بعد تینوں حلیف پارٹیاں مل کر وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرے گی۔ بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں کسانوں کے قرضے معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا
और 32 साथ ही किसानों के लिए योजना नाफिज करने का ऐलान किया था। 25 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया था। मराकज खोलने का भी वादा किया गया था। बीजेपी ने बुढ़ापे की पेंशन को 2100 रुपए माहाना करने का भी वादा किया था। बांग्लादेश में हालिया दिनों में सियासी कशीदगी बढ़ गई है, खास तौर पर उस वक्त जब साबिक वजीर आजम शेख हसीना के बिगड़ते हालात के बाद अवामी लीग ने हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है। 3 माह कबल शेख हसीना ने बांग्लादेश से पनाह ले ली थी और अब उनकी पार्टी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर एहतजाज करने जा रही। इस एहतजाज को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और फौज को सड़कों पर तैनात कर दिया है। अवामी लीग के कारकुनों और हामियों पर पुलिस की तरफ से सख्ती की गई और कई कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। ये गिरफ्तारियां ढाका के मुख्तलिफ अहम इलाकों में हुई है जहां अवामी लीग के हामी एहतजाज की तैयारी है। यह एहतजाज इस बात के खिलाफ है कि हुकूमत ने उनके रहनुमाओं को गलत तरीके से फंसाया और तलबा विंग पर पाबंदी आयद भी की है। ढाका में फौज, पुलिस और स्कूलों के तलबा ने इस इलाकों में बड़ी तादाद में अपने आप को जमा कर लिया ताकि एहतजाज को रोका जा सके। अवामी लीग के मुखालिफिन ने यह ऐलान किया है कि वो एहतजाज करने की इजाजत नहीं देंगे। इसके बावजूद अवामी लीग ने बुध के दिन सड़कों पर एहतजाज करने का फैसला किया। हुकूमत ने इस बात की धमकी दी है कि अगर अवामी लीग एहतजाज किया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्त एक्शन लेंगे। इसी दौरान बांग्लादेश की फौज और पुलिस ने एक और वाक़े में अमेरिकी सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप के हक में जश्न मनाने के इल्जाम में अवामी लीग के 10 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन कारकुनों ने ट्रंप की जीत के हवाले से परचम और तस्वीर के साथ रैली निकालने की कोशिश की थी। हुकूमत ने अवामी लीग को इस एहतजाज की इजाजत देने से इनकार किया और उन्हें सख्ती से इंतबाह किया है कि वो किसी भी किस्म के फाशिस्ट रवैये का मुजाहरा न करे। इस सूरत हाल के बाद बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है क्योंकि ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान बांग्लादेश में अक़लियती हुकूक की खिलाफ वर्जियों का तस्करा किया था, जिससे बज़ाहिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद मुश्किलात आ सकती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के तबसरे पर पूरे मुल्क में सियासत गर्म हो गई है। मुल्क के कई रहनुमाओं ने इस नारे की शदीद मसम्मत की। अब इस नारे की चर्चा महाराष्ट्र में भी तेज हो चुकी है और एनडीए की हलीफ जमात के रहनुमा इसकी मुखालिफत में भी खड़े हो गए हैं। एनसीपी के सदर अजित पवार इस नारे के सख्त खिलाफ है और उन्होंने इसकी हिमायत करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से पहले बरसर-ए-इख्तिदार महायुति में शामिल एनसीपी के रहनुमा अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मैं इस नारे की हिमायत नहीं करता हूं। ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये यूपी या झारखंड या कहीं और चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी नहीं। अजित पवार ने इस नारे के जवाब में सबका साथ सबका विकास को अपना पैगाम बताया है। काबिल जिक्र है कि पहले भी अजित पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर ऐसे बयानात नहीं चल सकते हैं, ये महाराष्ट्र की सकाफत तारीखी धारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र शिवाजी, अम्बेडकर और शाहू महाराज की सरजमीन है, यहाँ इस तरह की बातें नहीं चल सकती है। अजित पवार ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में बाहरी लोग आकर इस तरह के बयान देते हैं, जबकि दीगर रियासतों के बीजेपी के वज़ीर आला तय करेंगे कि क्या बोलना है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि महायुति में इत्तेहाद है, लेकिन हमारे नजरियात अलग अलग है। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।